और दोनों का अंतर याद है। पर इस चैप्टर को छोड़ो, चैप्टर में क्या लिखा है तो कुछ बेसिक बताओगे? ब्रीदिंग रेस्पिरेशन में क्या अंतर था 10th में? क्या अंतर था? रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन का आना, CO2 जाना, ये होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? फूड का ब्रेक डाउन कहाँ होता है? हेलो, तुम जो पढ़े होगे 10th को, देखो ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का अंतर याद है? दोनों का अंतर जो 10th में था। ब्रीदिंग क्या होता है? इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ऑक्सीजन का आना, CO2 जाना। रेस्पिरेशन में फूड का ब्रेक डाउन होता है। अब फूड ब्रेक डाउन होता है किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन। और क्या रिलीज होता है? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। और अंतर याद ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का 10th में जो पढ़े हो, तो एकदम बेसिक्स पूछ रहा है। और अंतर याद करो, ये सब 10th में था। दोनों में एनर्जी का एक्सचेंज किसमें होगा? रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन क्या है? एक एक्सोथर्मिक है, इंडोथर्मिक है। 10th क्लास एनसीईआरटी केमिस्ट्री के चैप्टर एक्सरसाइज का सवाल था, व्हाई रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हाँ, 10th क्लास के एनसीईआरटी सवाल था। रेस्पिरेशन में हीट रिलीज होता है, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक। और एकदम बेसिक बात कर रहा सुनो। और हम देखोगे रेस्पिरेशन में केमिकल चेंज होता है, केमिकल प्रोसेस ब्रीदिंग में नहीं होती। सब बातें जो 10th के बच्चों को लिखते हैं, हम सजा से आगे सजा से लिखता हूं। 10th में लिखा था, मैंने पॉइंट पढ़ा था। और अंदर सोचोगे दोनों में, ब्रीदिंग जो होता है, कभी कोई इंसान ब्रेथ करता है बाहर से विजिबल हो सकता है कि ब्रीदिंग रेट अगर ज्यादा हो जाए, जैसे बाबा रामदेव कोई भी होता है, ब्रीदिंग सांस तेज ले रहा है, लेकिन रेस्पिरेशन एक बॉडी के अंदर का प्रोसेस है, वो कभी विजिबल नहीं होगा। और रेस्पिरेशन जब भी होगा केमिकल रिएक्शन करवा के लाएगा, ब्रीदिंग में केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ये तू पढ़ा था 10th क्लास में। फिर तुम्हें 10th में एक चैप्टर और सुनो, 10th में तुम पढ़े थे ब्रीदिंग का 2 टाइप था, इनहेलेशन एक्शन। दोनों का अंतर याद है 10th का? इनहेल करते हो तो क्या होता है? ऑक्सीजन आता है, एक्सटर्नल CO2 आता है, और CO2 जाता है बॉडी से। और अंतर मैंने 10th में पढ़ा, 5-6 को अंतर बना कर लिखा, सरस लिखा था 10th में। फिर 10th पढ़ा, खूब सरस से लिखा था मैंने सारी, याद है? तुम पढ़े 10th में सब वो चैप्टर। उसके बाद चैप्टर की तरफ चलेंगे। ऑक्सीजन सांस लेते और बॉडी में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन को सांस लो, रिप्स कहाँ आ रहा है? बढ़िया डिफरेंस, रिप्स ऊपर चला जाता है और एक्सेल और रिप्स फ्लैट हो गया। और सोचो, जब इनहेल करते हो 10th क्लास में पढ़ोगे, इनहेल करोगे तो तुम्हारे लंग्स का वॉल्यूम सरफेस एरिया बढ़ता था, तभी तो ऑक्सीजन ज्यादा अंदर आएगा। एक्सेल करोगे, अब तो डायग्राम का क्या होता है? इनहेल करते हो तो तुम इनहेल करो तो बॉडी वैसे करोगे तो डायग्राम कहां जाएगा? फ्लैट। डायग्राम नीचे जाता है, एकदम फ्लैट होता है, तब सरफेस एरिया बढ़ता है। और जब तुम एक्सेल करते हो डायग्राम रिलैक्स हो जाता है। ये सब तुमने 10th में पढ़ा है, एनालिसिस। उसी की जरूरत है। यहाँ पे कहां लिखा है? रेस्पिरेशन कैटाबोलिक केमिकल प्रोसेस है। कैटाबोलिक क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें क्या होगा? ब्रेकडाउन। और 2 चीज होता है, एक मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑक्सीजन आएगा और फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन कर देगा, ये सबको पता है। और यहाँ पे ब्रेकडाउन करके एनर्जी यूटिलाइज होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन पढ़ो 10th क्लास में। और जब भी ब्रेकडाउन होगा उसमें 2 पार्ट्स में होगा, एरोबिक और एनारोबिक। दोनों का अंतर याद है 10th का? हम 10th के बाद बात पूछ रहा हूँ, कुछ नहीं तो 10th का। एरोबिक में ऑक्सीजन चाहिए, एनारोबिक में नहीं चाहिए। और उसके बाद इस चैप्टर पे आएंगे। 10th को बताओ, 10th कितना जानते हो? एरोबिक में कितना ATP चाहिए था? 38। एनारोबिक में 2 ATP। और अंतर? और तुम पता है 10th में कहीं पढ़े हो ऐसा कोई डिफरेंस टेबल बनता है? मैंने पूरा सजा से 10th में लिख के दिया है सब चीज। कुछ उसमें है जो 10th पढ़ा उसको पता हो, सजा से लिख के। और अंतर बताओ एरोबिक में। एक बात है, इंसान भूल गया हो, कोई इंसान वर्ड तो लिखे थे। और एरोबिक होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, एनारोबिक जो होता है साइटोप्लाज्म। और सोचो, एरोबिक जब भी होता है, एरोबिक इसमें पढ़ा होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा होता है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जिसको ज्यादा एनर्जी चाहिए। एनारोबिक 2 जगह होता है, एक होता है यूनिसेलुलर में जहां बनता है इथेनॉल, एक होता है इंसान के अंदर। वैसा होता है तुम्हारी बॉडी में पेन हो गया, मस्कुलर क्रैम्प, तो क्या बनता है बॉडी में? लैक्टिक एसिड। उस केस में इंसान के ऑक्सीजन को नीड फुलफिल करता है लैक्टिक एसिड का फॉर्म। ये तुमने 10th में पढ़ के रखा है। 10th में और क्या पढ़ा है? तुमने पढ़ा हुआ एक ग्लाइकोलाइसिस। हाँ, ग्लाइकोलाइसिस पढ़े हो। ग्लाइकोलाइसिस क्या था? क्या करता था? 6 कार्बन एटम का ग्लूकोज बनता क्या था? 3 कार्बन एटम का पायरुवेट या पायरुविक एसिड। ये दोनों में कॉमन था, एरोबिक एनारोबिक में। तो ये सब तुमने 10th में पढ़ा। इस कहानी को क्या छपा? 11th की किताब में छपा है कहानी। देखो ये जो कहानी छपा है, बहुत कुछ लगे तो पहले से आता है।
इसलिए ये जानने का पर्पस क्या है इंसान को, ये तुमको जो ऊपर लिखा है ये सिंपल लिखा है, ऑक्सीजन आएगा फूड को ब्रेक डाउन करेगा, रेस्पिरेशन का रिएक्शन याद है, केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन क्या होगा इसका, O6 ग्लूकोज किसे रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, अब ये पूरा एटीपी, अगर एरोबिक है 38 एटीपी, ये हीट प्लस एनर्जी पढ़े हो तुमने, ये इधर से क्या है फोटोसिंथेसिस, इधर से है रेस्पिरेशन, और ये तुम्हें अब बैलेंस करना तो ऐसे भी किसी को आता है, बैलेंस कोई भी कर लेगा, एकदम बेसिस पर ऊपर जो लिखा है ये तुम्हें पहले से पता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते थे, पावर हाउस होता है सेल। इंसान में आने का पर्पस क्या, इंसान का पार्ट लगेगा इंटरेस्टिंग आसान है, एनिमल पर्पस प्लांट पता नहीं चलता है जल्दी। तो ये लिखा है तुमको ऐसा प्रोसेस डिफ्यूजन, ये बोल रहा है एक्सचेंज कैसे होता है बॉडी में, यहाँ पे एक्सचेंज डिफ्यूजन कैसे बोलते पढ़े हो 10th क्लास में, ये 9th क्लास में, डिफ्यूजन एक बहुत बड़ा पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल 9th क्लास एनसीईआरटी जो सवाल था किसी भी सेल के अंदर ऑक्सीजन CO2 का, ऑक्सीजन और वाटर का एक्सचेंज कैसे होता है सेल में, वहां पे था कि ऑक्सीजन और गैस का ट्रांसपोर्ट होता है डिफ्यूजन से, और वाटर जाता है ओस्मोसिस से, और ये लिखा है यहाँ पे, कहा ये क्या लिखा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, ये बोल रहा है कि कोई भी गैस, मान लो कोई भी सेल है, ये लोअर एनिमल की बात कर रहा है, मान लो कोई जैसे मान लो अमीबा है, एक एनिमल है, मान लो कोई भी एनिमल है, उसमें क्या होगा, बाहर अगर पानी, बाहर अगर ऑक्सीजन ज्यादा अंदर कम है तो बाहर से अंदर आएगा। डिफ्यूजन भी किस पे डिपेंड करता है, हाइयर टू लोअर कंसंट्रेशन, पढ़े हो, बस कंडीशन क्या है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आता था ओस्मोसिस में, ओस्मोसिस से क्या जाता था खाली वाटर, और ये बता रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, वो पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होगा, मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारी बॉडी में दो गैस है, एक गैस है CO2, एक गैस ऑक्सीजन, दोनों को मिलाएंगे तो बॉडी में टोटल प्रेशर कितना लगेगा, ऑक्सीजन प्लस CO2 का प्रेशर होगा। अब ये बोल रहा है पार्शियल प्रेशर, बॉडी में खाली ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, तो क्या करना होगा, एक ऑक्सीजन का प्रेशर निकालेंगे और इसको टोटल प्रेशर से कर देंगे डिवाइड, वही लिखा है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर। वो पार्शियल प्रेशर और मिक्सचर का मतलब होता है, पता ही पढ़ना है केमिस्ट्री में, पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है कि तुम्हारे पास एक साथ, तुम्हारे पास मान लो कि दो अलग अलग गैस है, एक गैस ऑक्सीजन है, एक बीकर में एक तरफ CO2 है, हमारे बॉडी में हो रहा है लंग्स में, ये अपना प्रेशर लगाएगा, ये अपना प्रेशर लगाएगा, तो पूछे कोई ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, तो ऑक्सीजन का प्रेशर रख लेना और टोटल प्रेशर से कर लेना मैथ से डिवाइड, ये बन गया है पार्शियल प्रेशर। वही बोल रहा है कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है, तो ये क्यों लिखा है लाइन, मान लो पर ऑक्सीजन का प्रेशर निकालेंगे, जितना ज्यादा तुम्हारे लंग्स में ऑक्सीजन उतना ही ना ऑक्सीजन प्रेशर लगाएगा, तो मान लो किसी इंसान को होता है कि उसका पल्स कम हो गया, PO2 जानते हो, ये चेक होता है पल्स, आईसीयू पे भी जाओगे डॉक्टर के पास तो पल्स चेक करता है, किसी नॉर्मल इंसान का 100 तक होना चाहिए, 80 90 100 ऐसे चलता है, अचानक तुम्हारी बॉडी में पल्स कम हो गया, मतलब डॉक्टर बोलता है ऑक्सीजन कम है बॉडी में, ऑक्सीजन कम है इसका मतलब क्या हो रहा है, तुम्हारी बॉडी में CO2 ज्यादा बनेगा, CO2 ज्यादा प्रेशर लगाएगा, कैसे पता किया डॉक्टर ने, ये देखा कि बॉडी में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना है, तो ऑक्सीजन कितना प्रेशर लगाओ, सुनाओगे कुछ नहीं करना है, बस ये तो कहानी बस पढ़ो ना, साथ में कुछ करना ही नहीं है, ये आसान सा है, पढ़ना क्या कुछ बस 10 सेकंड पढ़ो याद करो। तो ऊपर का बात सबको पता है, एक्सप्रेशन का डेफिनेशन, नीचे क्या लिख रहा है, नीचे लिखा है कि गैस का एक्सचेंज मतलब ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज डिपेंड करता है डिफ्यूजन पे, कितना अच्छा डिफ्यूजन होगा, और डिफ्यूजन वो डिपेंड कर रहा है पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर मतलब अगर कोई पास दो अलग अलग गैस है ऑक्सीजन CO2, तो पूछेगा बॉडी में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, तो ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है, कंसंट्रेशन है, डिवाइड करो टोटल प्रेशर से, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा प्रेशर लगाएगा, ये रियल लाइफ में कहानी लिखा है, मुझे बात समझ पाए, ये कहने का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे मैथ्स में, ऊपर ऑक्सीजन का अमाउंट और नीचे टोटल, तो इतना याद हुआ, तो इतना तो कहा याद है, रेस्पिरेशन को पता, रेस्पिरेशन होता है दिया, इसमें कौन सा प्रोसेस है, कैटाबोलिक, उसमें हो क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, फूड क्या कर रहा है, ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन करेगा एनर्जी रिलीज होगा, और उसका रिएक्शन पूरा 10th की तरह लिख सकते हो। यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज क्या लिखा है, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर सेंस क्या लिखा है, अगर तुम्हारे बॉडी में गैस का एक्सचेंज हो रहा है उसके रिस्पॉन्स से बोल रहा है डिफ्यूजन, बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है अंदर कम है, जैसा आप देखते हो कभी इंसान को स्वेटिंग हो रहा है, कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है, बॉडी में डिफरेंस हो रहा है,
तुम डायरेक्ट धूप में निकलोगे अभी गर्मी लगेगा, क्योंकि तो अभी तुम लो टेम्परेचर जोन में हो, क्योंकि तुम्हारे बॉडी में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो वही कुछ देर धूप में जब चलते जाओगे पैदल या कुछ भी, अब देखोगे नॉर्मल हो गए। जब जब बॉडी में डिफरेंस क्रिएट होता है, बॉडी को हीट फील होता है। वही बोल रहा है सेम तरह प्रेशर में है। जैसे ऊपर चढ़ते ऊपर, कभी माउंटेन पर चढ़े हो, पहाड़ पर चढ़े हो, ट्रैकिंग किए हो, कोई ट्रैकिंग किया, और से कोई कोई ऊपर केदारनाथ या कहीं जाओगे ऊपर, तो कहीं जाओगे देखते हो ऊपर जाके ऑक्सीजन कम हो जाता है। ऑक्सीजन क्यों कम हो रहा है? क्योंकि उस बॉडी में ऑक्सीजन का ऊपर ऊपर तुम पढ़े होगे बेसिक क्लास में, ऊपर जाके प्रेशर घटता है, नीचे प्रेशर बढ़ता है। तो अब ये कहानी क्या बोल रहा है? जैसे ऊपर जाओगे ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम है, क्वांटिटी कम है तो प्रेशर कम होता जाएगा और तुम्हारे नाक से ब्लीडिंग हो जाएगा। बहुत लोग ट्रैकिंग करता है, तुम वैष्णो देवी या कहीं जाओगे उसका तो नॉर्मल ट्रैक है, ऐसा जगह जाओ जहां ऊंचा चढ़ना है पैदल। ये लिखा है किताब में रेस्पिरेशन का ये टाइप्स, ये वाला तुम 10th में पढ़ के आए हो, एरोबिक और एनारोबिक। और ये बोल रहा है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, दो तरह डेवलपमेंट बोल रहा है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, सेल डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? सारा का सारा रेस्पिरेशन होगा सेल में, और ये जनरली कहां पे होगा? लोअर एनिमल्स में। तो हम ह्यूमन बींग्स के पास तो पूरा लंग्स है, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो पढ़े हो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा, अमीबा कैसे सांस लेता है? एक ही सेल, उसी में डिफ्यूजन होगा। अमीबा में क्या होगा? अमीबा जो देख चुके हो, अमीबा में ये बाहर से देखेगा ऑक्सीजन ज्यादा अंदर कम है, बाहर से ऑक्सीजन अंदर बुला देगा। मतलब यहाँ सब कुछ होगा, एक सेल से काम होगा। और एडवांस एनिमल के पास क्या होगा? एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास एक अलग अलग ऑर्गन होगा, अलग अलग प्रोसेस होगा हर चीज के लिए। और ये वो डिफरेंस टेबल को याद कराना है। ये टेबल जो है, ये टेबल लिखा है दो चीज के बीच का अंतर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब रेस्पिरेशन। और ये बोल रहा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या अंतर है। और इंटरनल मतलब क्या होगा? अब ये बोल रहा है इंटरनल मतलब होता है सबके रेस्पिरेशन हमारे सेल लेवल पे हो रहा है। इसमें इंटरनल है, बॉडी में सेल में रेस्पिरेशन हो रहा है। और सेलुलर रेस्पिरेशन जनरली कहां होता है? यहाँ पे होता है लोअर में। और यहाँ बोल रहा है एट द रेस्पिरेटरी सरफेस। और ये दोनों अंतर है। तो अगर मान लो बात कोई इंसान का, तुम्हारा रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है? तुम्हारे लंग्स में हो रहा है, एल्वियोलाई में गैस एक्सचेंज हो रहा है। और इसके पास क्या होगा? सब कुछ एक सेल में हो रहा होगा। यहाँ रेस्पिरेटरी सरफेस पे, और सरफेस हमारा हो गया लंग्स, फिश का हो गया गिल्स, फ्रॉग का हो गया तीनों, स्किन भी आ गया। ये बोल रहा है यहाँ पे जो रेस्पिरेशन हो रहा है, ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड, ये सब के सब ब्लड में जाता है हमारे। जैसे तुम पहले पढ़ चुके हो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डबल सेपरेटरी सिस्टम। तुमने लंग्स में ऑक्सीजन ले लिया, अब वहां से ऑक्सीजन जाएगा, कौन ले जाएगा? पल्मोनरी वेन। कहां ले जाता है? हार्ट में। हार्ट चले जाएगा आयोटा, लार्जेस्ट आर्टरी बॉडी पार्ट्स में। फिर वहां से आएगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ले जाता है वेना कावा, वेना कावा फिर ले जाता है हार्ट में, हार्ट से निकलेगा पल्मोनरी आर्टरी, फिर जाएगा लंग्स में। वही बोल रहा है कि एडवांस एनिमल में जो भी ऑक्सीजन, वाटर, जो कुछ इसके ब्लड तक जाता है, हम इंसान के ब्लड तक जाता है। और इसके पास बस सेल तक है। कहां है इसके पास? कुछ इसमें है पूरा का पूरा फिजिकल प्रोसेस। ये प्रोसेस में क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है ब्रीदिंग सेंस में। क्योंकि अगर मान लो एनिमल है, तुम सांस ले रहे हो तो तुम्हारा ब्रीदिंग रेट दिख रहा है, और ये तो पूरा इंटरनल हो रहा है ना। ये बोल रहा है कि अगर कोई सेलुलर लेवल है तो पूरे सेल में प्रोसेस हो रहा है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे फूड का ऑक्सीडाइज होता है। और ये बोल रहा है इसमें अगर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में बोल रहा है फूड का ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा है, इसमें बोल रहा है एनर्जी का रिलीज हो रहा है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें इंजाइम चाहिए। और टेबल याद कर सकते, थोड़ा सा टेबल थोड़ा कोशिश करो। कितना? 1 2 3 4 5 याद कैसे करोगे? इंस्टॉलमेंट याद करो थोड़ा सा, 30 सेकंड। वो 30 सेकंड याद करना है बस। 30 सेकंड क्या करना? बस ये 2 लाइन पढ़ो ना याद करके, बस ये 2 लाइन लिखा है और 30 सेकंड बस पढ़ लो कहानी। वो कहानी क्या रखना है कि एक्सटर्नल इंटरनल बनता है। एक्सटर्नल हो रहा है रेस्पिरेटरी सरफेस पे, इंटरनल सेल में, और एक्सटर्नल में ऑक्सीजन, वाटर सब कुछ ब्लड तक जा रहा है, इंटरनल में सेल में जा रहा है। 30 सेकंड ये हो जाएगा। ये फिजिकल प्रोसेस है और ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस, दोनों है। तो 30 सेकंड 3 डिफरेंस याद हो गया। रेस्पिरेटरी सरफेस पे, सेल पे, इसमें सब कुछ जा रहा है ब्लड के अंदर, इसमें जा रहा है सेल में। ये फिजिकल है और ये फिजियो
केमिकल प्रोसेस अपना याद कर पाए डिफरेंस। और डिफरेंस तीन डिफरेंस बोलता है। पहले का शुरू का एक्सटर्नल वाला क्या है, किस लेवल पे है, वो है रेस्पिरेटरी साइट्स पे, चाहे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। और इंटरनल है सेल और ऑक्सीजन, वाटर, CO2 सब जा रहा है एक्सटर्नल में, कहा जा रहा है ब्लड्स में। इंटरनल में कहा जा रहा है सेल में। और तीसरा डिफरेंस बोल रहा है एक्सटर्नल वाला क्या है फिजिकल प्रोसेस, इंटरनल वाला फिजियोकेमिकल। अब दो प्रोसेस और डिफरेंस और वो याद करो, उसके पांच सुना दो। इसमें एक्सटर्नल में फूड को ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा, ATP। इसमें एनर्जी आ रहा है, फूड टूट रहा है, ऑक्सीजन जाकर फूड को तोड़ दे रहा है। इसमें एंजाइम्स नहीं चाहिए, इसमें एंजाइम चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा फूड टूट रहा है तोड़ने के लिए। अब फिर सुना पांच डिफरेंस, 30 सेकंड फिर सुना। वैसे इस चैप्टर में वो सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट में मेमोरी पावर, NCERT लाइन बनाई, वो याद करा दे रहा है, लिखा फिर देखो तुम। फिर NCERT किताब को वो कहानी अंदर पांच डिफरेंस। वो कोशिश करना फुल स्पीड में सुना देना कहानी को। बोल तो बोले ना, अभी तो 15-20 मिनट, 15 मिनट लगे। कुछ लोग मुझे कोई है जो बैंक में से उसमें सब देख रहा है, तो याद कर पाए पांच डिफरेंस। दोनों अंतर, एक्सटर्नल में क्या होगा, कहां पे होगा, रेस्पिरेटरी साइट पे, इंटरनल में सेल में। और अंतर बताओ, एक्सटर्नल में क्या होगा, ऑक्सीजन CO2 सब कहां जाएगा, ब्लड में, उसमें कहां जाएगा, सेल में। और दोनों में ये कौन सा है, फिजिकल प्रोसेस, वो क्या है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस। और अंतर तो दूसरा याद किया, एक्सटर्नल में फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होता, एनर्जी रिलीज नहीं होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, इसमें फूड टूटेगा रिलीज होगा। और अंतर ये होता है एंजाइम्स इन्वॉल्वमेंट पहले में नहीं, एक्सटर्नल में, इंटरनल में होगा। इंटरनल में मतलब सेल लेवल पे टूट रहा है। सुनो अब सुनो फिर एक डिफरेंस टेबल, ये तुमने 10th में, तो ये वो तुमको सब याद कर, इतना तो याद कर। प्रॉब्लम सिर्फ देखना, इंसान भूल रहे हो, इस वाले पार्ट पे है इधर। ये बोल रहा है रेस्पिरेशन में क्या होता है, पहला काम क्या होगा, रेस्पिरेशन करोगे तुम ऑक्सीजन चाहिए। ये बोल रहा है रेस्पिरेशन में पहला काम क्या होगा, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में तुम्हारा क्या होगा, बॉडी में ऑक्सीजन आएगा, CO2 जाएगा, ये सबको पता है। एक्सचेंज होगा एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई पता है एल्वियोलाई कहां होता है, एल्वियोलाई क्या था, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बैलून जैसा स्ट्रक्चर। देखियो ऐसे लंग्स में ये बैलून जैसा स्ट्रक्चर होता है। कितना एल्वियोलाई तुम्हारी बॉडी में है, कितना है, मिलियंस में है। तो बैलून खराब हो जाएगा तो नहीं जाएगा, CO2 एक्सचेंज नहीं होगा। ये बोल रहा है कि पहला काम ऑक्सीजन आया, यही इंसान चलाता है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर पता है क्या चीज होता है, लास्ट स्टेज पे तो वेंटिलेटर होता है, वो वही वेंटिलेटर ऐसा चीज होता है ना, जब वेंटिलेटर पे कोई इंसान रहता है तो उस वक्त इंसान का डॉक्टर बोलता है कुछ नहीं, डॉक्टर कहेगा जब तक होश नहीं तो कुछ नहीं बोलेंगे। देखो ICU दो स्टेज में होता है, एक होता है वेंटिलेटर, एक होता है नॉर्मल ICU। ऑपरेशन का वेंटिलेटर पर रहने का मतलब है ना, डॉक्टर को पता है इंसान को ऑक्सीजन तक नहीं है बॉडी में। अब डॉक्टर मतलब एक्सटर्नल फोर्स से वेंटिलेटर में ऑक्सीजन देता है, सारा सपोर्ट देता है। वेंटिलेटर पे होता है 1-1 सेकंड का रिपोर्ट रखना पड़ता है, 1-1 मिनट का, 1 मिनट 1 सेकंड किसी इंसान की जिंदगी जा सकता है। वही बोला है वेंटिलेशन जो लिखा है इसमें, वेंटिलेशन रेस्पिरेटरी गैसेस, वहां पे उस केस में पहुंचाता है डॉक्टर। और यहाँ पे तुमको पता है यहाँ से वेंटिलेशन होगा, ऑक्सीजन आएगा, और ब्रीदिंग में ऑक्सीजन CO2 आने के बाद ऑक्सीजन आएगा, एल्वियोलाई एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन आएगा, CO2 चला जाएगा। अब फिर ये क्या होगा, हमारे पूरे ब्लड में ट्रांसपोर्ट होगा, ब्लड के थ्रू। इनको पता ऑक्सीनेटेड ब्लड बन के जाएगा, लंग्स से पूरे हार्ट में होते होते पूरा कहानी लिखा है, एक्सचेंज होगा ब्लड में। ब्लड में एक्सचेंज कैसे होगा, इस पढ़े हो, हमारे आर्टरीज और वेन्स है, आर्टरीज और ऑक्सीजन लेके आएगा, वेन CO2 लेके आएगा, दोनों एक्सचेंज कर लेगा। और ये लिखा है उसके बाद ऑक्सीजन क्या करेगा, ग्लूकोज को तोड़ देगा। वो पढ़ो 10 से पढ़ो, याद हो जाएगा, कुछ करना क्या है, कुछ नहीं, 30 सेकंड पढ़ो ना, स्टेप याद कर लो। पहला स्टेप ब्रीदिंग, ऑक्सीजन आया, उसके बाद गैस एक्सचेंज हो गया, ऑक्सीजन CO2। उसके बाद कहानी क्या हो रहा है, उसके बाद ऑक्सीजन आ रहा है, पूरे ब्लड में, पूरा बॉडी में जा रहा है। अब ब्लड से CO2 आ रहा है, एक्सचेंज करवा लिया ब्लड,
अब फाइनली जो ऑक्सीजन, जो ओरिजिनल ऑक्सीजन था बॉडी में, वो खाना को तोड़ दिया, रेस्पिरेशन हो गया। ये पूरा स्टेप दिख रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। कोई भी स्टेप खराब होगा तब तो डॉक्टर, इसे BW बना के लिखा है, बिटवीन लिखना था, ऐसे कोड वर्ड नहीं लिखा जाता है पेपर्स में। तो याद कर पाए स्टेप्स, तो सिंपल स्टेप्स है। स्टेप जो है, आई ब्रेक थ्रू माय स्किन, याद कर पाए स्टेप्स। स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप, पहला होगा ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में एक्सचेंज ऑफ गैस है। दूसरा स्टेप्स, तो सेकंड स्टेप है ब्रीदिंग हो जाएगा, उसके गैस कहां एक्सचेंज होगा? एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई के बाद वो किस में जाता है? हमारे ब्लड में। अब ब्लड में भी गैस का एक्सचेंज होता है, जो हमारा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और उसके बाद जो ऑक्सीजन आता है वो क्या कर रहा है? फूड का ब्रेक डाउन कर। ये पूरा स्टेप्स है। अब ये वाला पार्ट है, ये भी तुम टेंथ पढ़े हो। तुम्हारा अच्छा ऑर्गन कब होगा? लंग्स का एरिया अच्छा, ये बोला है रेस्पिरेटरी सरफेस कब अच्छा हो, इतना तो याद कहानी याद करा के सुनना है। ये बोल रहा है थिन होना चाहिए, ज्यादा मोटा वॉल नहीं होना चाहिए, परमिएबल टू O2 एंड CO2, मतलब ऐसा तुम्हारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होना चाहिए, ऑक्सीजन को आने दे, CO2 को जाने दे, ये नहीं किसी को रोक दे। मॉइस्ट आइदर विद वाटर और म्यूकस, ये बोल रहा है वाटर और म्यूकस के साथ मॉइस्ट होना चाहिए। मॉइस्ट से फायदा क्या होगा? वाटर क्या करता है? आसानी से फ्लो करवा देता है लिक्विड। ये तुम पढ़े हो 10th क्लास में भी, फूड का भी ट्रांसपोर्ट करना है, तभी इसमें जाइलम का रोल है, फ्लोएम को हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट। ये बोल रहा है कि अगर मॉइस्ट है तो आसानी से ऑक्सीजन CO2 का ट्रांसपोर्ट है। ऑक्सीजन CO2 बॉडी में जा कहां से? ब्लड के थ्रू जा रहा है ना, तो ब्लड को मॉइस्ट होना पड़ेगा। आइए बोला सरफेस एरिया ज्यादा, कभी लंग्स खराब हो गया तब प्रॉब्लम है। हाईली वेस्कुलर, वेस्कुलर क्यों बोला है? हमारे अंदर वेस्कुलर क्या है? हमारा आर्टरीज वेंस। जैसे प्लांट्स में क्या है? जाइलम ब्लड। वेस्कुलर मतलब मालूम होता है बॉडी में ऑक्सीजन आता है, CO2 जाता है, तो पूरा ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन ब्लड वेसल्स होना चाहिए ना। ब्लड वेसल कनेक्ट होना चाहिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन से, जितना अच्छा ऑर्गन हो। अब वही बोल रहा है सोर्स ऑफ ऑक्सीजन से कांटेक्ट होना चाहिए। जैसे हमारे इंसान के साथ क्या होता है? सोर्स ऑफ ऑक्सीजन आता है नेसल पैसेज, अब फाइनल होता है एल्वियोलाई में। सबका कनेक्शन आपस में है, गलती से यहां से कुछ कट गया, ट्रकिया कट गया, ब्रोंकियाई कट गया, तो पूरा का पूरा कनेक्शन कट गया। वही बोल रहा है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स भी होना चाहिए। पिगमेंट्स हमारे बॉडी में O2 से कौन बाइंड करता है? O2 से कोई बाइंड करता है? H। कौन बाइंड करता है O2 से? होमोग्लोबिन। वो पढ़े हो? होमोग्लोबिन एक पिंक कलर का पिगमेंट हो, जो बाद में रेड हो जाता है। रेड होता है पिगमेंट, शुरू में पिंक होता है, सुने हो? होमोग्लोबिन पूरा तुम्हें रेड सुना होगा। होमोग्लोबिन स्टार्टिंग में पिंक होता है, ऑक्सीजन से बाइंड करके रेड हो जाता है पूरा। और होमोग्लोबिन बाइंड काम क्या है? ये ऑक्सीजन के बढ़ा देता है। इतना सुना लो थोड़ा सा, बस याद क्या रखना है, क्या क्या कैटेगरी होता है। थिन होना चाहिए, उसके पास ऑक्सीजन CO2 का आने जाने का परमिशन चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हाईली वेस्कुलर, जाइलम फ्लोएम, ये होना चाहिए हमारे पास, आर्टरीज वेंस, सरफेस एरिया ज्यादा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, कुछ ऐसा पिगमेंट हो जो ऑक्सीजन को कैच कर ले आसानी से। बस कुछ नहीं, रिटर्न कहानी से याद कर, कहानी याद करके, और एक बार याद करेगा NCERT किताब को जो है ना, वो तो कहानी याद कर पाए। रेस्पिरेटरी सरफेस, हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होना चाहिए? इसको